नमस्कार, आप देख रहे हैं सच बेधड़क। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। राजस्थान के विकास, विकसित राजस्थान की सोच और 2047 में लक्ष्य को लेकर सूबे के मुखिया भजनलाल शर्मा विकासोन्मुखी बजट देने के लिए बजट पूर्व संवाद कर रहे हैं। हर सेक्टर में विकास की पहली प्राथमिकता की सोच पर सीएम भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों से लेकर चिकित्सक, खेल से लेकर युवा, महिलाओं से लेकर उद्यमियों और व्यापारियों से संवाद किया। सरकार 8 से 10 फरवरी के बीच बजट पेश कर सकती है। बजट से पहले सीएम सभी वर्गों से सुझाव ले रहे हैं। भजनलाल सरकार में ऐसा पहली बार होगा जब सरकार ग्रीन बजट भी पेश करेंगी। लेकिन कैसा होगा आम जनता के सपनों का बजट, किसे मिलेगा बूस्टर और बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम से कितना बदलेगा प्रदेश को मिलने वाला बजट, आज चर्चा इसी पर। बजट से पूर्व संवाद हो रहा है। सरकार की कितनी तैयारियां हैं, जनता को क्या कुछ उम्मीद है और एक्सपर्ट क्या सोचते हैं, पक्ष विपक्ष क्या कहता है, क्या क्या उम्मीदें हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बातचीत करेंगे। और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं राजकुमार शर्मा जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही प्रोफेसर एनडी माथुर, जो कि अर्थशास्त्री भी है और निजी विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही सुरेश गर्ग हमारे साथ, सरकार से प्रवक्ता, बीजेपी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेश जी। सबसे पहले देवेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और उस अनुभव के साथ आपका जवाब चाहूँगा इस चर्चा से शुरू में, कि बजट से पूर्व चर्चा होना, संवाद होना, सुझाव लेना, ये तमाम प्रक्रिया हमेशा से चले आ रही है। इस बार जिस तरीके का माहौल बनता दिखाई दे रहा है, क्या नयापन देख पा रहे हैं आप? देखो सौरभ, सबसे अच्छी बात यह है कि मुख्यमंत्री भजनलाल जो हैं सारे वर्गों से चर्चा कर रहे हैं और ये अच्छी परंपरा है और वैसे नॉर्मली होती है, लेकिन कितनी ईमानदारी के साथ उनको सुना जाता है और कितना उस पर इम्प्लीमेंटेशन होता है, ये एक सवाल है जो कि लगातार राजस्थान की तमाम सरकारों में ये उठता रहा है जी। कि जनता की आवाज़ जो है वो बजट में रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो मुझे लगता है कि भजनलाल जी जो हैं पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं, नए हैं, युवा हैं, तो शायद ये जनता की जो चर्चा हो रही है तो उसकी आवाज़ जो है या उनकी जो इच्छाएं हैं वो बजट में रिफ्लेक्ट करने में सफल हो जाएं। पर समस्या क्या आ रही है कि राजस्थान पे कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और जो एक मेजर जो इशू है हर स्टेट्स में है, पूरे हिंदुस्तान की भी ये समस्या है कि एजुकेशन के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट जो है बहुत बहुत घटता जा रहा है या बहुत कम है। तो इसमें अगर भजनलाल जी, अभी तक मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र वालों से अभी चर्चा उनकी हुई नहीं है, बाकी के सब जगह हो गई है, तो इनके सामने जो फोकस है वो ये है कि एक तो जो कर्ज का बोझ घटे, दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में आए, और तीसरा ये है कि लोगों का शैक्षणिक और स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा लेके जाएं। तो इस सारी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम इनके पास हो, क्योंकि भजनलाल जी कोई अर्थशास्त्री नहीं है जी, बिल्कुल। पर मुझे लगता है कि वो इस मामले में ईमानदार हैं कि वो एक अपना नाम करना चाहते हैं, अपना कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिससे कि राजस्थान के लोग उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं देवेंद्र जी, एक सिस्टम बनना बेहद जरूरी है। सुझाव भी ले रहे हैं आप लोग, सुझाव भी आएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो आपने बात कही बेहद, और जनता भी यही देखना चाह रही है कि बातें सब बहुत सारी हो जाती है, सुझाव भी ले ली जाते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे जब बात आती है तो कहीं ना कहीं धता सा साबित होता है। सुरेश जी, जवाब दीजिए इस बात का कि क्या मास्टर प्लान बनाया गया है बजट को लेकर, अब तक जो वादे किए गए थे उनको लेकर, और अभी अपने आप को धरातल पर कहां देख पा रही है बीजेपी? देखिए, हमारा जो मकसद है, जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का हिंदुस्तान के लिए है कि 2047 तक भारत विकसित
बने। उसी तरीके से राजस्थान का भी विजन ये है कि 2047 तक राजस्थान विकसित बने। अभी 17 लाख करोड़ का स्टेट जीडीपी है, उसको जो आने वाले 5 साल के अंदर हम उसको 34 लाख करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी करने का लक्ष्य एक भजनलाल जी ने रखा है कि राजस्थान की जो स्टेट जीडीपी उसको डबल करना। अब उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हर क्षेत्र पे फोकस रखना। अभी आपने देखा होगा राइजिंग राजस्थान है, राइजिंग राजस्थान के अंदर आज 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हैं, वो धरातल पे आते तो निश्चित रूप से जो हमारी एक सोच है कि 34 लाख करोड़ की जो अर्थव्यवस्था राजस्थान की होनी चाहिए वो निश्चित रूप से होगी। अब आप ये देखिए कि 2023-24 का जो बजट था वो 3,80,000 करोड़ का बजट था। 2024-25 के अंदर जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने, और प्रथम जो वर्ष का जो बजट था वो 4,95,000 करोड़ का था, जो लगभग 16% के लगभग था पिछले साल से। इससे पहले 5 साल का अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो वो 10% 9% के लगभग का होता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जो 16% ज्यादा का बजट था। तो हर क्षेत्र को फोकस में रखते हुए, हर विभाग को ध्यान में रखते हुए, एजुकेशन से संबंधित हो या किसानों से संबंधित हो या युवाओं से संबंधित हो। अब आप युवाओं की तरफ भी अगर देखेंगे तो पिछले 1 साल के अंदर 1,71,000 वैकेंसियां निकली है और उसमें से अब तक 60,000 की नियुक्तियां दे चुके हैं। तो आप ये देखिए कि युवाओं को नौकरी देना, किसानों के लिए कुसुम सम्मान निधि जो ऊर्जा का जो है सोलर का है उस पे काम करना, या किसान सम्मान निधि बनाना। देखिए कि केंद्र सरकार 6,000 रुपए प्रतिवर्ष दे रही है और राज्य सरकार ने 2,000 रुपए प्रतिवर्ष का और एडिशन किया है। तो ये सब चीजें किसानों, ठीक है, युवाओं और किसानों की भी बात करेंगे सर, लेकिन पहले और कर्ज को लेकर भी, क्योंकि कर्ज लगातार बढ़ रहा है, बड़ी समस्या, उसको लेकर भी आपसे सवाल करूंगा। पहले राजकुमार जी का रिएक्शन में ले लेता हूं। राजकुमार जी, वही सवाल देवेंद्र जी जो मैंने किया कि हमेशा सरकारें जब आती है, बजट लाती है, उससे पहले सुझाव भी मांगे जाते हैं, चर्चाएं भी, संवाद भी होता है। नया क्या देख पा रहे हैं और जो उपलब्धियां सुरेश जी ने गिनाई है अभी तक नई सरकार की, उनको किस तरह से समझते हैं आप? राजकुमार जी। राजकुमार जी के ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद वापस से जुड़ेंगे राजकुमार जी से। राजकुमार जी, आपका ऑडियो म्यूट है सर, उसको ऑन कीजिए सर। जी मेरा तो ऑन है। ठीक है सर, हाँ बोलिए सर, मेरा सवाल आप तक पहुंच गया सर। सौरभ जी, एक परंपरा होती है जब भी बजट पेश किया जाता है तो जो भी मुख्यमंत्री होते हैं सभी वर्गों से बैठ के चर्चा करते हैं जी। माननीय भजनलाल जी भी चर्चा कर रहे हैं और उसी चर्चा के सिलसिले में आज वो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की, हिंदुस्तान के कद्दावर नेता आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया से भी चर्चा करके आए। अच्छी परंपरा है, अच्छी बात है, चर्चा होनी चाहिए। चर्चा होने से क्या होता है कि राजस्थान का विकास होगा। कांग्रेस पार्टी चाहती, भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव के अंदर, विधानसभा चुनाव में जो लंबे चौड़े वादे किए थे, उसके बाद जो बजट पेश किया था, उन तमाम वादों को, उन तमाम घोषणाओं को जमीन पर उतारे। अब जो ये बजट लेके आ रहे हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के प्रत्येक आवाम का भला होगा, चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा हो, महिला हो, गृहिणी हो, किसान हो, तमाम वर्गों को टच करेंगे और जो आर्थिक बोझ वो भी कहीं ना कहीं कम होगा। राजस्थान विकसित होना चाहिए हिंदुस्तान के नक्शे में, कांग्रेस पार्टी ऐसा चाहती है। राजनीति अलग सब्जेक्ट है, राजनीति तो बहुत कर ली। 13 महीने से जब से सत्ता में आए हैं, केवल पानी पी कर कांग्रेस पार्टी को कोसने का काम करते हैं। और मेरे जो साथी प्रवक्ता है और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े आंकड़े गिनाते हैं। मैं कह रहा हूं आंकड़े मत गिनाइए। राजकुमार जी, जो पहली बजट घोषणाएं हुई थी उसको कितना पूरा होता हुआ देख पा रहे थे आप कह रहे हैं कि पहले वो घोषणाएं पूरी की जाए, क्या घोषणाएं पूरी नहीं हुई है? सरकार ने उन पर काम नहीं किया है, क्या कहना चाह रहे हैं सर? बिल्कुल सौरभ जी, अब ध्यान से सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहिएगा कि बोले नहीं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दी क्या? पेपर लीक वाले मामले में आरपीएससी भंग हो गई क्या? पेपर लीक में जो इन्होंने कहा था कि बड़े मगरमच्छ पकड़ेंगे, बड़ी मछलियां पकड़ी थी, पकड़ ली क्या? तो मैं कह रहा हूं कि और एक सौरभ जी, एक बूंद पानी ईआरसीपी का किसान के कंठ में नहीं आया, खेत में नहीं आया, चाहे वो 13 जिलों के किसान हो, चाहे 21 जिलों के किसान हो। भारतीय जनता पार्टी बजट पेश करे, अच्छा बजट पेश करे और कथनी और करनी में अंतर मत करे। ये गोल-मटोल नहीं करे ईआरसीपी की तरह, सुन लीजिए, आपके पास आऊंगा जिस तरीके से गोल-मटोल करे, गोल-मटोल नहीं करे। राजस्थान का आवाम ये चाहता है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, कांग्रेस पार्टी से विपक्ष पार्टी में अच्छा बजट लाए, प्रत्येक वर्ग को फायदा हो। राजनीतिक ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं। ठीक है राजकुमार जी, आपके सवाल का जवाब। सुरेश जी, देखिए कितने झूठ बोलते हैं। हाँ। ये बोलते हैं कि आरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना, अरे भाई आपको देखा नहीं है कि यहाँ पे जो एमओयू हुआ था, हाँ। 90% केंद्र सरकार बियर कर रही है,
35,000 करोड़ रुपए में से राजकुमार जी मात्र राजस्थान को 3,500 करोड़ रुपए खर्च राजकुमार जी मैं आपके पास आऊंगा, एक बार सुन लीजिए सर, जवाब सुन लीजिए। राजकुमार जी, जब आपने योजना बनाई थी, आपको बार बार हम कह रहे थे कि मीटिंग करो, लेकिन आपने मीटिंग के लिए तैयार नहीं हुए थे। और आपकी योजना, आपने जो बजट बनाया था ना, उस योजना से 2055 में जाके खत्म ये योजना पूरी होती, जिस हिसाब से आपने काम करने की। लेकिन ये तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार आई, इसके बाद ईआरसीपी पे समझौता हुआ और उसमें 90% केंद्र सरकार ने बिहेव किया। आप तो मीटिंग में आने को तैयार नहीं थे, 5 साल तक लटकाए भटकाए रखा था। तो भैया आप पहले ये सोचिए कि आपने क्या किया था 5 साल तक। और फिर मैं ये कह रहा हूं कि हमने जो चुनावी वादे किए ना, उसमें से 50% वादे पूरे कर लिए राजकुमार जी। जो हमने वादे किए ना, उसमें से 50% पूरे कर लिए। आपको तो 5 साल के अंदर भी पूरे नहीं किए उन चीजों को। ठीक है, मैं आपकी बात समझ 5 गया साल में सुरेश नहीं जी। किए थे। तो सुरेश जी आरोप प्रत्यारोप से सोचने की बात है, उलट हम लोग बातचीत करते हैं इसको। एनडी माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एनडी माथुर जी, विकास होना चाहिए राजकुमार जी, विकास के लिए क्या क्या राजकुमार जी अभी आपने जवाब दिया है, मैं आपके पास वापिस आऊंगा, आपके सुझाव वापिस आऊंगा। एनडी माथुर जी के पास चल रहे हैं। पहले एनडी माथुर जी, पूरे राजस्थान के अंदर तमाम कामों की बातें हो रही है, सरकार नई सरकार आई, नई एनर्जी के साथ आई, ईआरसीपी से लेकर और आज राइजिंग राजस्थान तक जो भी सरकार ने काम किए प्रदेश के भले के लिए, विकास के लिए, उस गति को किस तरह से समझ पा रहे हैं आप? और अब जब बजट को लेकर सुझाव हर विभाग से लिया जा रहा है, तो किस तरह का राजस्थान सरकार कह रही है विकसित राजस्थान, आप कैसा राजस्थान देख पा रहे हैं और क्या उम्मीदें इस बजट से आप? कि जहाँ तक कंसल्टेशंस का सवाल है, ये एक बड़ी कस्टमरी चीज़ है। हाँ। और कि भाई सारे विभागों से विभागवार बात की जाती है, बजट एलोकेशंस लिए जाते हैं, हाँ। प्रायोरिटीज़ की पूछताछ की जाती है कि रोज़गार पर क्या प्रायोरिटी है, या ट्राइबल्स के लिए क्या प्रायोरिटी है, एजुकेशन के लिए क्या प्रायोरिटी है। एक आम सी बात है, हर चीफ मिनिस्टर लेता है। और अच्छी बात है, इससे पता ये भी लगता है कि सब एक पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस जो है वो दी जाने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। वो दी जा पाएगी या नहीं दूसरी बात है, लेकिन लग तो रहा है कम से कम कि आम राय या रायशुमारी की जा रही, कंसेंसस, मतलब विकास पर कंसेंसस डेवलप किया जा रहा है और भागीदारी जनता की ली जा रही है। ये बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक 1 साल में जो वादे हुए हैं, अभी सुरेश जी भी कह रहे थे कि 50% वादे तो हमने 1 साल में पूरे कर लिए हैं, बाकी अब 4 साल पड़े हैं हमारे पास तो वादे पूरे करने को। तो वादा पूरा करने का भी इंडेक्स बना लेना चाहिए कि किस सरकार ने कितने वादे सुरेश जी का प्रतिशत थोड़ा ज्यादा है, किसका परसेंटेज ज़्यादा है। सुरेश जी का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। हाँ। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से अभी प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन हुआ, MOU हुए, 75% MOU एनर्जी सेक्टर या उसके सोलर सेक्टर के हैं। तो सोलर सेंट्रिक डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है राजस्थान का। अभी दिनेश जी की बात चल रही, दिनेश जी ने शिक्षा पर बात की कि शिक्षा पर इंफ्रास्ट्रक्चर, देवेंद्र जी ने, हाँ जी, या देवेश जी ने, हाँ। तो मैं इनकी इस बात से तवारुक, इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट की बात से ज़्यादा तवारुक नहीं रखता। जो ज़्यादा प्रायोरिटी है राजस्थान के समय वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ी है राजस्थान में, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़ा है और जो है वो शिक्षा की क्वांटिटेटिव ग्रोथ तो हुई है, लेकिन हमें शिक्षा में क्वालिटेटिव ग्रोथ लाने की ज़रूरत है। ये ज़्यादा अहम है, न कि जो है वो क्वांटिटेटिव ग्रोथ। तो सर उस कमी को किस तरह से पूरा करेंगे, कैसे सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे आप सर? मेरा सुझाव ये है कि इसमें क्वालिटी जो है उस पर ध्यान दिया जाए। हाँ। उसमें फैकल्टी की कहीं कमी है तो फैकल्टी की कमी को दूर किया जाए, जो भी फैकल्टी के नॉर्म्स हैं वो पूरे किए जाएं, और जो है जो करिकुलम है उन करिकुलम के कॉन्क्लेव किए जाएं। अच्छा करिकुलम, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ करिकुलम जो है वो स्थापित हो और इंडस्ट्री से कनेक्ट बढ़ाया जाए एजुकेशन का, तभी जा करके रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और राजस्थान रोजगार में अग्रणी भी हो पाएगा। सुरेश जी, एक बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर, और सरकार लगातार कार्यरत भी है और काम भी किया जा रहा है राजस्थान के अंदर, लेकिन ये बड़ी समस्या है सर कि बजट में अगर कमी हो जाती है या जैसा कि कह रहे हैं क्वालिटी एजुकेशन अगर बच्चों को नहीं मिल पाती है तो इसका समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर शिक्षित राजस्थान नहीं होगा तो विकसित राजस्थान भी नहीं बन सकता। बिल्कुल, निश्चित रूप से शिक्षा के ऊपर पूरा ध्यान है, पूरा फोकस है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी भी रेगुलर उन चीजों पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आपने अभी देखा होगा जहां पर शून्य संख्या है छात्रों की, वहां पे 10-10, 15-15 टीचर्स लगे हुए थे, वो सरप्लस में ही थे। अगर उस शून्य संख्या वाले स्कूल को बंद करके मर्ज करके दूसरे स्कूल में अगर कर जाते तो वहां पे टीचर सरप्लस हो रहे तो वो दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पे पूरा फोकस है।
एजुकेशन पे बराबर फोकस है। ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूल खोल लिए लेकिन न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था और न ही टीचर थे अंग्रेजी के, और खोल के नाम कमाने वाली बात नहीं है। यहाँ नाम कमाना नहीं है, हमको राजस्थान के अंदर सुशासन देना है और उच्च शिक्षा देनी है, बढ़िया शिक्षा देनी है, अच्छा रोजगार देना है। जो हमारा एक लक्ष्य है कि हमको 4 लाख सरकारी नियुक्तियां देनी है, 6 लाख से ज्यादा और अदर्स रोजगार के अवसर पैदा करने हैं, तो उस लक्ष्य के आगे बढ़ रहे हैं, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और आप उसी संदर्भ में देखिए कि पिछले 4 दिन से माननीय मुख्यमंत्री जी रेगुलर प्री बजट पर चर्चा हर अलग अलग सेगमेंट से चर्चा कर रहे हैं, चाहे महिला विंग से भी करनी हो, चाहे इंडस्ट्री वालों से हो, चाहे पर्यटन वालों से हो, चाहे बिल्डर एसोसिएशन से हो, हर डिपार्टमेंट हर वर्ग के लोगों से उनसे प्री बजट पे चर्चा कर रहे हैं कि भाई बजट में क्या क्या चीजें लाएं जिससे कि विकसित। तो फिर सुरेश जी अगर विपक्ष ये कह रहा है कि अंग्रेजी स्कूल हमने खोले और अंग्रेजी माध्यम सीखना चाहिए बच्चों को, और इस स्कूल्स को बंद क्यों किया जा रहा है? तो सर शिक्षा के क्षेत्र में देखिए बंद नहीं किया, उन पे सब पे एनालिसिस हो रहा है कि आपने 3447 स्कूल खोल तो दिए, हाँ। लेकिन आपके पास में उनका न तो इंफ्रास्ट्रक्चर था न टीचर थे, हाँ। हम उन चीजों को ध्यान में रखते हुए देखिए कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ, उन पे एनालिसिस चल रहा है कि कौन सा स्कूल रेगुलर। उनको ऐसा लग रहा है कि बंद करने की तैयारी है। राजकुमार जी, ठीक है राजकुमार जी, कांग्रेस तो झूठ की राजनीति करती आई है, हमेशा करती है, जनता इनको बार बार नकार। राजकुमार जी अभी पूरे एक्शन प्लान सरकार एजुकेशन के स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान को किस दिशा में लेके जा रही है उसकी बात पर अपनी बात रखी, उस सवाल पर अपनी बात रखी सुरेश जी ने। अंग्रेजी स्कूल को लेकर लगातार कांग्रेस सवाल खड़े करती रही है, क्या कहना चाहेंगे सुरेश जी की बात पर? पहले जवाब और फिर अंग्रेजी स्कूल पर। सौरभ जी, मैं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी ही विनम्रता पूर्वक कहता हूं, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मत समझिए। कांग्रेस पार्टी ने जो स्कूल चलाए थे उनको बंद करने की आप सोचो भी मत। राजस्थान के बालक बालिकाओं को पढ़ने दीजिए, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, झूठ फैलाते हैं, देख लो आप प्राइवेट स्कूल ऐसे झूठ फैलाते हैं, आप सरकारी स्कूलों को बंद कर रहे हो, कहीं कोई छोटी मोटी त्रुटि है उसको अगर आप दूर आ रहा हूं देवेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं, एक बार स्कूलों को हम बंद करेंगे, ऐसा कांग्रेस पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। हम चाहते हैं राजस्थान का शिक्षा का स्तर और भी बेहतर हो, राजस्थान के बालक बालिकाओं को शिक्षा में लाभ मिले। आप स्कूलों को बंद करके, अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं छात्र छात्राओं में? अगर गरीब बच्चा जो प्राइवेट स्कूल की अंग्रेजी माध्यम स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर सरकारी स्कूल में पढ़ लेता तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या होती है? तो हम भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहते हैं शिक्षा का स्तर सुधारिए और भाषण मत दीजिए। भाषण राजकुमार जी ने बहुत गंभीर बात कही है। देवेंद्र जी पहले आप अपनी बात कीजिएगा, लेकिन इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। बड़ी गंभीर बात कही इन्होंने, अगर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मोटी फीस यहां पर लगातार जिस तरह से प्रचलन बढ़ गया निजी विद्यालयों का, अगर इसी तरीके से ये मोटी फीसें ली जाती रही तो सर शिक्षा कैसे एक व्यक्ति प्राप्त कर पाएगा? बड़ा गंभीर संकट पूरे प्रदेश में बन गया है। देवेंद्र जी। बिल्कुल सौरभ, देखो अच्छी बात है कि बजट पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन के इशू पर हम लोग राजस्थान में चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ कि जो मौजूदा सरकार की जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है वो पॉलिसी देखिए, आपके यहाँ स्किल्ड और एजुकेटेड लेबर अगर कर्मचारी नहीं है तो वो आप कहीं पहुंचने वाले नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो एक देखिए 3 या 4 तरह की चैलेंजेस हैं जिनको एड्रेस करना है और वो बजट के जरिए होगा। पहली बात तो एजुकेशन तो है ही कि आपके पास एक वेल स्किल्ड लेबर जो है आप प्रोड्यूस करें। और माथुर साहब बैठे हुए हैं, जो पहले नरेंद्र मोदी जी एक शुरुआत में अपने 10 साल पहले लेकर के आए थे, स्किल यूनिवर्सिटीज या स्किल इंस्टीट्यूशंस खोले थे, उनको अब भूल गए हैं। मुझे लगता है कि उसके ऊपर अब फोकस नहीं है। मुझे ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुझे लगता है कि भजन लाल जी इस लाइन पे सोचेंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन का बीड़ा उठाते हैं तो उनको उसको रिवाइव करने पर भी सोचना होगा। तो दूसरी बात यह है कि एजुकेशन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको बुलाना है राजस्थान में, तो आपको बहुत सस्ता और रीजनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना होगा। वो राजस्थान में आज के दिन नहीं है। आप कितने ही बड़े बड़े सौदे वो कर लें, MOU कर लें, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप सस्ता या रीजनेबल या कॉम्पिटिटिव रेट पे बिजली नहीं देंगे इंडस्ट्री को, तो वो आपके पास आने वाला नहीं है। माफ करना, आप अपने आंकड़े जो कागजों में लिए हुए बैठे रहना। तो एक यह है कि राजस्थान में आज के दिन बिजली जो है सेकंड
दूसरा नंबर है, सबसे महंगी बिजली है। इसको आपको पड़ोसी राज्यों के मुकाबले सस्ती करनी होगी या उनके बराबर लाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सोचेंगे कि इन्वेस्टमेंट आपके यहाँ आएगा। तीसरी बात यह है सौरभ, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमारा सिस्टम है उसमें करप्शन को अगर आप नहीं निकाल सके तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप इसी तरह से चलेंगे, एजुकेशन के ऊपर बजट आपका बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ये एक चिंता का विषय है, इस पर इसको भी एड्रेस करना है। और चौथी बात यह है कि जो कर्ज है वो 5 लाख करोड़ के आसपास या उसको क्रॉस कर गया है, जो एक छोटा अमाउंट नहीं है, इसको भी एड्रेस करना है। हाँ सूर्य जी जवाब दीजिए, अगर मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलेगी तो राइजिंग राजस्थान का क्या महत्व रह जाएगा? बिजली, पानी, अगर लोगों को जो मूलभूत सुविधाएं हैं उद्योग लगाने के लिए वो प्रॉपर वे में मिलनी चाहिए। संवाद आप लोगों का हो चुका है, एमओयूज हो चुके हैं, लेकिन अब बात है, समय है धरातल पर उन तमाम चीजों को उतारने का। सौरभ, एक पॉइंट और यहां पर मैं मेंशन कर दूं कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भजन लाल जी के पास और मौजूदा सरकार के पास। हाँ। कि जो हमारा राजस्थान है उसके अंदर जो नेशनल रूट है ट्रेड के, वो यहां से गुजरते हैं और मैक्सिमम एरिया जो है वो हमारे पास उपलब्ध है। इसके चारों तरफ जो है बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल है अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे। ठीक है सूर्य जी जवाब दीजिए। देखिए, आज राजस्थान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? सस्ती बिजली चाहिए, लैंड सस्ती चाहिए, हाँ। और पानी चाहिए। हाँ। अब आप ये देखिए कि तीनों पे माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा फोकस है। आज सोलर एनर्जी पे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा फोकस है। हम 2027 तक मतलब किसानों को दिन में बिजली देने के लिए तत्पर है कि किसानों को दिन में बिजली देंगे। निश्चित रूप से सरप्लस बिजली राजस्थान में रहेगी और न्यूनतम दर पे राजस्थान में बिजली रहेगी। इसी तरीके से पानी के लिए ईआरसीपीओ या यमुना जल समझौता है, वो उस पर वर्क चल ही रहा है ना। आज समझौते किए हैं ना दोनों, जो 5 साल तक लटकाए भटकाए रखे थे तो उन पर किया काम है। और लैंड के लिए भी देखिए रेगुलर सरकार उस पर फोकस रख रही है कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर लैंड की जरूरत है तो निश्चित रूप से आइए, लैंड कन्वर्जन कराइए और अपनी इंडस्ट्री लगाइए। ठीक है। तो तीनों चीजों पे फोकस रखते हुए राइजिंग राजस्थान में देखो 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू जो हुए ना, वो उसको धरातल पे लाने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद ने उनमें 1000 करोड़ से ज्यादा का कोई भी एमओयू उस पर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 100 करोड़ से के लगभग का अगर एमओयू वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहे हैं। हाँ। और हर महीने की 11 तारीख को एमओयूज तो हो रहे हैं। सुरेश जी, मेरा सवाल ये नहीं था, मुझे लगता है एनडी माथुर जी ज्यादा हकीकत बयां कर पाएंगे इस पूरे मामले की। एनडी माथुर जी, एमओयूज तो हो गए, विषय वो नहीं है, विषय है अब धरातल पर लाना है। तो मूलभूत सुविधाएं हैं और कम दरों पर अगर लोगों को मिलेगी, उद्योगपतियों को मिलेगी, तब लग पाएंगे, तब रोजगार का सृजन होगा। कर्ज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजस्थान की स्थिति पर सबसे पहले मैं आपका जवाब चाहूंगा। देखिए, ये और बात है कि आंधी हमारे बस में नहीं, मगर दिया जलाना तो हमारे इख्तियार में है जी। और हमने दिया तो जलाना है, कम से कम कोशिश करनी है, प्रयास करने हैं। हाँ। अब सवाल ये है कि जैसे अभी स्किल की बात कर रहे थे आप कि स्किल सेंट्रिक काम होना चाहिए जी। राजस्थान पहला स्टेट है जहाँ पर स्किल यूनिवर्सिटी बनी, ललित पंवार साहब जिसके पहले वाइस चांसलर बने और स्किल पर व्यवस्थित काम हुआ। लेकिन फिर वो काम जो है अब भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन स्किल्स जब तक नहीं बढ़ेंगी रोजगार नहीं होगा। वो ठंडा पड़ गया माथुर साहब जी। स्किल यूनिवर्सिटी जो है अब बहुत ज्यादा, और ये बेहद गंभीर विषय है जिसको प्राथमिकता से देखने की आवश्यकता है। इससे ही हमारे रोजगार बढ़ पाएंगे, रोजगार के अवसरों का सृजन हो पाएगा जी। स्किल सेंट्रिक वर्क करने की जरूरत है, पहली बात जी। दूसरी बात, जो बात एमओयूज की और इसकी चल रही है, उन्होंने ये भी कहा पानी भी है, बिजली भी है और भूमि भी मिल रही है। तो फिर हम आखिर कहाँ पिछड़ रहे हैं? कहाँ कमी है? कमी ये है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। गवर्नेंस में ब्यूरोक्रेसी ऐसी छाई हुई है कि वो उसको जो हमारा जो प्रवासी राजस्थानी है या जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो शुरू में आता है, बड़े इनिशिएटिव के साथ आता है, लेकिन आने के बाद उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं मिलता जी। व्यवसाय करने की जो उसको जो ईज मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, वो नहीं मिल पाती, और फिर डर के भाग जाता है। टाइम पर कनेक्शन। लेकिन माथुर साहब, लेकिन सरकार कह रही है, सरकार ये दावा कर रही है कि इस बार बेहतर संवाद लोगों से बनाया जाएगा। करप्शन भी है राजस्थान में और उससे वो डरकर भाग जाता है जी। तो इसलिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को पैदा करने की, क्रिएट करने की जरूरत है। तो कुल मिला के चैलेंजेस बहुत सारे हैं और सरकार की भी निगाह उन चैलेंजेस पर है। कितना बेहतर काम हो पाता है, निकलकर सामने आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का पात्र बनने के लिए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सच बेधड़क। नमस्कार।